कैसे हो? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग जो है ना ट्रेन के बारे में एक बेहतर सवाल करने वाले और बेलन के बारे में भी एक सवाल करेंगे। इसके अलावा कुछ और सवाल करने वाले जो आप हमसे पूछे हो। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर आप थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दोगे। इस प्रश्न को समझने से पहले आपको पहले से पता होना चाहिए क्या, जैसे हमारे पास ट्रेन है। हाँ जी भैया, ये ट्रेन है। इस ट्रेन में 3 चीज, भैया कौन कौन सा 3 चीज? पहला आपका स्पीड क्या होना चाहिए, चाल क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका समय, फिर आपका दूरी। ये 3 चीज होता। हाँ जी, ये 3 चीज होता, बिल्कुल सही। इसमें हम चाल को जो है स्मॉल एस से डिनोट करते, समय को स्मॉल टी से डिनोट करते और दूरी को जो है हम लोग जो है स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। एस मतलब स्पीड हो गया, चाल हो गया, टी मतलब समय हो गया और डी मतलब डिस्टेंस अर्थात दूरी हो गया। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हम यहाँ पे। अर्थात एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। भैया जी फॉर्मूला से हमको सख्त नफरत है, ऐसा नहीं बोलना है। सिंपल सा इसमें एक प्यारा सा फॉर्मूला है कि ये जो दूरी होता है ना, दूरी ये आपका बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जब हम लोग चाल और समय को मल्टीप्लाई कर दे, गुना कर दे। अर्थात एस और टी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का सिंपल सा डिस्टेंस निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा। ठीक, अर्थात दूरी बराबर चाल गुना समय, ये आपको जानना है। अर्थात डी बराबर एस टी, चाल गुना समय। ये अगर आप जानते हो तो बेहतर तरीके से ये सवाल आप बना सकते हो, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। हम लोग सीख गए भी, कोई भी ट्रेन रहेगा उसमें समय को हम लोग स्मॉल टी कहेंगे, चाल को हम लोग स्मॉल एस कहेंगे और दूरी को स्मॉल डी कहेंगे। यहाँ से एक फॉर्मूला हो गया, दूरी बराबर चाल गुना समय, डी बराबर एस टी, गुना बीच में छिपा हुआ होता है। चलो ये सारी बातें हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पर इस प्रश्न में ऐसा क्या कहा गया है जहां पर भैया इस सब का उपयोग होने वाला कि हाँ आप बोले भैया ट्रेन है। हम एक बार फिर से बोलेंगे, दोहराएंगे इस चीज को क्योंकि आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर भैया हम लोग हमेशा 3 चीज का ध्यान रखेंगे, चाल का, फिर आपका समय का, फिर डिस्टेंस का। इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस बराबर मेरा चाल गुना समय हो गया, डी बराबर एस टी हो गया। इसको ध्यान में रखना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रथम कर्तव्य है कि आपको इस प्यारे से प्रश्न पर संपूर्ण समर्पण देना है। और पहले इस प्रश्न को एक बार पहले लिख लो और एक बार पहले पढ़ लो प्रश्न को। हम रुके हुए हैं आपके लिए। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को लिख लिए होगे और पढ़ भी लिए होगे। हाँ जी, और फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, अब मेरी बातें सुनोगे तब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज कहा गया, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, जो कुछ दूरी जो है समान चाल से तय करती है। ओके, कुछ दूर जो है वो समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर पर घंटा तेज चली होती, ठीक है, अगर रेलगाड़ी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चली होती, उससे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। अब यहां ध्यान देना, इतना दूर में क्या कहा गया है पहले इसको समझे, ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखने वाले। ठीक है भैया जी, मतलब हमारे प्रश्न में, पहला प्रश्न में हमको ये कहा गया कोई भी रेलगाड़ी है वो जो है ना अपना निश्चित चाल से चल रही थी, ठीक है, उसके कुछ समय भी ले रही थी, कुछ दूरी भी तय कर रही थी। लेकिन यहाँ पर यह बोला गया कि हाँ कोई रेलगाड़ी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और तेज रफ्तार से चल रही है, जो रफ्तार से अभी चल रही है ना उससे और तेज रफ्तार से जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और चली होती तो क्या होता। हम लोग मानेंगे क्या, कोई ट्रेन है ना, हाँ भैया कोई ट्रेन है, ये हमारा ट्रेन है। ट्रेन के लिए मान लेते, माना कि चाल को क्या मान लिया हम लोग, स्मॉल एस मान लिए। ठीक है, अभी तो आपको सिखा, ऊपर में दिख रहा है, दिख ही रहा होगा। हम चाल को स्मॉल एस मान लिए, समय को जो है स्मॉल टी मान लिए और दूरी को स्मॉल डी मान लिए, दूरी को हम लोग स्मॉल डी मान लिए। ये 3 चीज हम लोग मान चुके हैं। अब हम लोग का पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। हाँ भैया, पहले कंडीशन में क्या कहा गया है? पहले कंडीशन में ये कहा गया है अगर रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चली होती। अच्छा ठीक, हम लोग पहला कंडीशन लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन। भैया जी फर्स्ट कंडीशन में आपका चाल कितना दिया होगा उसको देखो। यहां पर स्पष्ट तौर पर यहां से लेकर यहां तक एक बार आप खुद से पढ़ो, यदि से लेकर यहां तक एक बार फिर से पढ़ो आप खुद से, थोड़ा समय दो आप इसके पीछे। अगर ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा। एक बार यहां से लेकर यहां तक पढ़ो, पढ़ लिए होगे, अब समझो मेरी बात। यदि रेलगाड़ी जो है 10 किलोमीटर पर घंटा अधिक तेज चली होती, मतलब जिस रफ्तार में चल रही है, किस रफ्तार में चल रही है हम लोग माने हैं, अभी कौन सी रफ्तार में चल रही है, चाल क्या है ट्रेन का, भैया ट्रेन का चाल जो है एस है,
जिस रफ्तार में चल रही है उससे अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और तेज चली होती, अर्थात पहले कंडीशन में चार्ज कितना दिया हुआ है, जो भी एस है, एस में आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा और ऐड कर देना है, ठीक है, ये चार्ज दिया हुआ। तेज चला होता ना तो उसे नियत समय से, जो उसको समय टी लग रहा था, उससे 2 घंटा कम लगता, ठीक है, अर्थात पहले कंडीशन में समय भी आपको दे दिया गया है, क्या 2 घंटा कम लग रहा है, अभी समय टी लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो 10 किलोमीटर पर घंटा तेज चलेगा ट्रेन तो आपको समय भी कम लगेगा, 2 घंटे समय कम लगेगा। चलो 2 घंटे समय कम लग रहा है। एस मेरा किलोमीटर पर घंटा में है, टी मेरा घंटा में है, यहाँ तो लिख देते हैं घंटा, यहाँ लिखते हैं किलोमीटर पर घंटा, हिंदी में लिखेंगे इंग्लिश में आप लिख लेना किलोमीटर पर घंटा, यहाँ पर डी मेरा किलोमीटर कर दें, सब कुछ आपको किलोमीटर में दिया हुआ है ना, इसको किलोमीटर कर देते हैं, डी किलोमीटर कर दें, ठीक है। चलो ये समझ के चलना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे ही रहने दो, बाकी सब छिपा हुआ है, ठीक है, दिक्कत हो रहा है तो ऐसे ही रहने दो। यहां देखो, यहां समझो, समझना मेरी बात। पहले कंडीशन के लिए चाल लिख लिए, समय लिख लिए, ठीक। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। अब यहां से लेकर यहां तक आप पढ़ो, क्योंकि पढ़ना आपको है, समझना आपको है, हम सिर्फ आपको हिंट्स दे सकते हैं, हाँ ऐसे बनाओ, ये करो, ऐसे समझो। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो समझिएगा कौन, हम आपको समझा रहे हैं ना। तो जब बोल रहे हैं यहां से लेकर यहां तक पढ़ने के लिए, तो आपको पढ़ना है, आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। फिर बोला कि यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चली होती, अगर उसका चाल कम हो जाए। अच्छा, सेकंड कंडीशन, ठीक, इसको हिंदी में बोल सकते हैं, परिस्थिति बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रथम परिस्थिति, द्वितीय परिस्थिति, ये हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ देखो सेकंड कंडीशन क्या होगा, सेकंड कंडीशन में चाल कितना हो जाएगा भैया, चाल देखते हैं। चाल बोला गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर धीमा चला होता, अच्छा ठीक है, अभी चल रहा है s किलोमीटर पर घंटे से, अब 10 किलोमीटर पर घंटा अगर धीमा चल जाता ये चाल, तो इसका चाल कितना होता, s-10 होता, ठीक है। चल रहे हैं s किलोमीटर पर घंटे से, अब 10 किलोमीटर पर घंटा और धीमा हो गए तो कितना हो गया, s-10 बोलेंगे, ठीक। अगर धीमे चलेंगे उसको समय अधिक लगेगा, समय कितना अधिक लगेगा भैया जी, समय उसको 3 घंटा अधिक लगता है, ठीक है, 3 घंटा अधिक लगता है, समय उसका कितना हो गया, 3 घंटा अधिक। समय अभी लग कितना रहा था, 3 घंटा, उसमें 3 घंटा और अधिक लग गया, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, ये क्या हो रहा है, हाँ कोई बात नहीं। चलो यहाँ देखो 3 घंटा अधिक लगता है। अब हमको रेलगाड़ी दौड़ाता है कि ये दूरी बताना है, डिस्टेंस बताना है। इससे पहले कंडीशन के लिए हम लोग का दूरी कितना हो जाएगा भैया जी, पहला कंडीशन के लिए दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कितना दिया हुआ, दूरी को हम लोग किसी डिनोट करते हैं भैया, दूरी को डिनोट करते हैं डी से, चाल को किसी डिनोट करते हैं, चाल यहाँ दिया हुआ है s+10 गुना समय दिया हुआ है t-2। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ लिखे हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब एक काम करोगे, क्या काम करोगे आप, s+10 को घेरना है ना, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो s+10 इंटू t-2, इसको आप खुद से सॉल्व करो। यहाँ पे तो देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हो नहीं सॉल्व कर पाते हो, सेम इसी तरह इसको भी सॉल्व करोगे। हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, सेकंड कंडीशन के लिए चाल बराबर दूरी बटे दूरी गुना समय हो गया है, ये क्या हमें दूरी बराबर होता है ना, आपको फॉर्मूला यूज करना है, दूरी बराबर चाल गुना समय, वरना बटे का टर्म आ जाएगा ना, बटे का टर्म हमको नहीं लाना है, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी कितना होगा, दूरी को हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, बिल्कुल। सेकेंड कंडीशन के दूरी ध्यान में रखना, दूरी बराबर डी हो गया, दूरी हमेशा सेम रहेगा समझ रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ इसलिए चाल, इसमें जो आपका चाल और समय परिवर्तित होगा, दूरी तो सेम रहेगा, इसलिए दोनों का दूरी हम डी से ही डिनोट कर रहे हैं, ये समझो। अच्छा अभी हम फिर से समझाएंगे, दोहराएंगे फिर से, परेशान मत होना। चाल कितना है s-10, समय कितना है t+3। एक बार फिर से मेरी बातों को सुनोगे, सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको, ध्यान से सुनो। हम बोले एक ट्रेन लिए थे, इसमें चाल समय दूरी था, चाल s था, समय t था, दूरी d था, ठीक। इस ट्रेन के लिए चाल समय और दूरी हम लिख लिए, ठीक है, चाल के लिए मतलब ट्रेन के लिए चाल समय और दूरी हम लोग मान लिए। उसके बाद हम लोग का पहला कंडीशन क्या है कि अगर चाल 10 किलोमीटर अधिक होगा तो हम लोग का समय 2 घंटा कम लगेगा, वो कंडीशन दिखा दिए। यहां से हम जानते हैं जो दूरी होगा, दूरी तो वही रहेगा, चाल और समय को गुना कर देंगे, और दूरी को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट किया, दूरी तो सेम ही रहेगा, बिल्कुल। अगेन फिर सेकेंड कंडीशन में बोला गया अगर हम लोग 10 किलोमीटर पर घंटा स्पीड कम रखते तो समय मेरा 3 घंटा ज्यादा लगता, तो दूरी तो सेम ही रहेगा ना, चाल गुना समय, दूरी को हम लोग डी से दिखाएंगे, बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करोगे, चलो सॉल्व करोगे आप, जल्दी सॉल्व करो।
आपका काम है इसको सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करोगे आपको पता होना चाहिए। एक बार हम एक हिंट देते हैं, आपको सॉल्व करना है। जैसे एस प्लस 10 इंटू टी माइनस 2 दिए, एस का मल्टीप्लाई बारी बारी से सबके साथ करेंगे। एस गुना टी एस टी हो गया, माइनस का माइनस एस गुना 2 तो 2s हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे, प्लस है 10 गुना टी 10t हो गया, फिर माइनस का माइनस 10 गुना 2 20 हो गया, ठीक है। आपको हल्का हिंट्स दिए हैं, आप और मेहनत करो, अपने से सॉल्व करो, ठीक। हम मिटा रहे हैं, एक आप प्रयास करोगे, आप दोनों प्रयास करो। उम्मीद करते हैं इसका कैलकुलेशन आप खुद किए होगे, यहाँ का भी कैलकुलेशन आप खुद कर लिए होगे। यहाँ देखो, समझना, अब 2 और s में कंफ्यूज मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। s का मल्टीप्लाई t के साथ, पहले s का मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे टर्म के साथ करेंगे। s का मल्टीप्लाई t के साथ एस टी हो गया, ठीक। फिर यहाँ माइनस है ना, माइनस का माइनस, सिंबल कब चेंज होता, सिंबल तब चेंज होता जब हम मल्टीप्लाई करते समय इस साइड कहीं माइनस आ जाए, तब सिंबल चेंज होता है, ठीक। फिर ऐसे गुना 2 के साथ करेंगे, 2s हो जाएगा, ठीक है भैया। फिर यहाँ प्लस है, छोटा दिख रहा क्या कि नहीं दिख रहा, कल मार्कर चेंज कर लेंगे, यहाँ देखो। फिर यहाँ प्लस का प्लस 10 गुना टी 10t हो गया, फिर माइनस का माइनस 10 गुना 2 20 20 हो गया। हाँ भैया, बातें समझ में आ गई। सिर्फ यहाँ पर वही चीज आप यहाँ पर किए होगे कि डी छोड़ो, अभी बराबर लिखो, अभी समझाएंगे कुछ और, बस हल्का सा 2 मिनट और ध्यान दोगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। s गुना टी एस टी हो गया, s गुना 3s हो गया, समझ में आ रहा। फिर माइनस से माइनस, देखो यहाँ माइनस आ गया ना, अब माइनस आया है, सिंबल चेंज होगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो ये आपका सिंबल चेंज माइनस में कन्वर्ट हो गया। 10 गुना टी 10t हो गया, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है ना, इसका सिंबल चेंज माइनस हो जाएगा। 10 गुना 3 30 हो गया। हम जानते हैं प्लस इंटू माइनस क्या होता है भैया, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ठीक। ये समझ में आया, हर एक चीज समझ में आ रहा होगा, भले ही आपको छोटा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, हल्का सा वो आपको एडजस्ट करना है। अब यहाँ देखो, हम जानते हैं d बराबर क्या होता है, बस छोटा सा चीज आप समझोगे भैया, d बराबर डिस्टेंस, इस दोनों का मल्टीप्लाई d हो गया, इस दोनों का मल्टीप्लाई d हो गया, अर्थात हम d को बोल सकते हैं चाल और समय का मल्टीप्लाई। चाल मेरा कितना s है, समय कितना t है, हम d को बोल सकते हैं s गुना t। हम स्टार्टिंग में ही सिखाए थे आपको d बराबर st, याद रखने के लिए बोले थे हम। s माने हैं चाल को, t माने हैं समय को, ठीक है। d बराबर st हो गया, यहाँ पर d बराबर मेरा st हो गया, ठीक। अब यहाँ क्या करना है समझो भैया, समझ रहे हैं, देखो ये st और st आप खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म होगा वो समझना है। इस st को st के साइड लेते आते हैं, ठीक है, st को st के साइड लेते आते हैं, इसको इधर लेते आते हैं, st पहले से था, st के साइड लेते हैं, st घट गया, और कोई है क्या कांस्टेंट टर्म, यहाँ है 20 को बराबर किस तरफ लाते थे, प्लस 20 में कन्वर्ट हो गया, बचा कौन कौन, -2s प्लस 10t बचा, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करोगे आप, देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं सॉल्व कर पाते हो। इसको सॉल्व करो और एक इक्वेशन में कन्वर्ट करो, यहाँ पर भी st को इधर लेते आओ, तो st माइनस st 0 हो जाएगा, ये -30 बराबर किधर आएगा, प्लस 30 में कन्वर्ट होगा, यहाँ से भी आपका इक्वेशन निकलेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, s और t निकल जाएगा, और फिर हम वहाँ पर s और t जैसे निकलेगा हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सॉल्व करो यहाँ से, तो सॉल्व करो, स्टार्ट, तब समय आपका स्टार्टअप से बनाओ। मेहनत आपको ही करना होगा, या ध्यान में रखना, जो सोच रहे हो भैया मेहनत करेंगे, गलती बनेगा अधिक से अधिक, क्या गलती बनेगा, बनने दो गलती, अलग से रफ कॉपी रख लो आप, कोई बात नहीं, लेकिन आपको खुद से बनाने का प्रयास करना है। अब हमको पता है इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो, आराम से इसको सॉल्व करोगे, एस टी से एस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 20 बचेगा, एस और टी का इक्वेशन निकलेगा, आराम से एस और टी का इक्वेशन है, विलोपन विधि से सॉल्व करोगे, एस और टी आपका निकल जाएगा, या फिर प्रतिस्थापन विधि, या फिर आपका वज्र गुणन विधि है जिससे सॉल्व करना, उससे सॉल्व करोगे, विलोपन विधि ही लगाओ, जल्दी बनेगा, आराम से इसको सॉल्व करो। उम्मीद करते हैं सॉल्व किए लिए होगे। भैया जी कब का सॉल्व करके बैठे हुए, देखो यहाँ पर सॉल्व करें हम, बिल्कुल आराम से। यहाँ पर आपका इक्वेशन निकल गया क्या, अब सारे टर्म को इधर लेते आते हैं, -2s प्लस 10t इक्वल टू आपका 20 हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। सेम वही चीज यहाँ पर करना है, ठीक। st को बराबर की साइड करेंगे, st माइनस st, इस -30 को बराबर साइड करते प्लस 30 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 3s माइनस 10t हो गया, इस st से st कैंसिल आउट, यहाँ पर कितना होगा 3s माइनस 10t इक्वल टू 30। इसका इक्वेशन सेकंड, अगर खुद से नहीं बनाए होगे ना, समझ में कुछ नहीं आया होगा, हम पहले बता रहे हैं, खुद से बनाओगे समझ में आपको आएगा, नहीं बनाओगे समझ में नहीं आएगा, खुद से बनाने का प्रयास करो। 2 इक्वेशन आपके सामने है, दोनों को सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करोगे आप, ठीक है। सॉल्व हो गया होगा दोनों इक्वेशन, ऐसा हम बताएं इक्वेशन को सॉल्व करने, समझना है s की जगह पर x है, t की जगह पर y है। सॉल्व करवाए हैं, बिल्कुल सॉल्व करवाए होंगे। अब देखो यहाँ पर 10t, यहाँ पर 10t, दोनों तो सेम है,
किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, कम से कम एक आपका सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं होता है तब मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तो सेम ही दिख रहा है, सिंपल सा घटाओ या जोड़ो, देखना ये प्लस में ये माइनस में है, जोड़ना होगा तब ना कटेगा। तो इक्वेशन आप सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को जोड़ दो, इक्वेशन या फिर इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को जोड़ो, किसी में जोड़ो ना। लो इक्वेशन फर्स्ट में जोड़ दो इक्वेशन सेकंड को ना, ये क्या, अच्छा कोई नहीं, चल लिखो। अब ये हल्का समीकरण फर्स्ट लो हिंदी में लिख दें, सब हिंदी में लिखना था क्या, दो लिख ही देते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, समीकरण एक में, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसमें लिखना चाहिए हमें समीकरण एक में समीकरण दो को जोड़ने पर। पहले हम हिंदी नहीं पढ़ाते थे, कहानी कब से इंग्लिश स्टार्ट हो गया, जब से सीबीएसई बोर्ड को पढ़ाए हैं तब से इंग्लिश 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 हो रहा है। चलो इंग्लिश हिंदी ही अच्छा लगता पढ़ाने में हमको। यहाँ देखो सिंपल से एक काम करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे हम लोग -2s + 10t = 20। अगेन इक्वेशन सेकंड लिखेंगे 3s - 10t = 30। दोनों को सॉल्व करेंगे, ये t वाला खत्म हो गया। यहाँ देखो 3s और -2s ऐसे से एस का कोई कुछ काम नहीं है, एस का ऐसा आ गया, प्लस और माइनस में ऐसे सिर्फ यहाँ खड़ा 3 गो सेब था, उसमें 2 गो सेब खा लिए, कितना सेब बचा, बस वही एस सेब है आपका। बोला 3 सेब था, 2 सेब खा लिए, कितना सेब बचा, 1 गो सेब, यहाँ 1 आ गया, मतलब 3 और 2 को घटा दिए 1 लेते हैं, एस का एस लिख दिए, ठीक है। बस वही चीज करना है, यहाँ 3s है -2s है, तो 1s बचा, 1 आगे यहाँ छिपा रहता है, ठीक है, इसको हम छिपा ही देंगे अच्छे तरीके से, यहाँ सिर्फ s बचा, ठीक। इक्वल टू का इक्वल टू, इस दोनों को जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, अर्थात s का वैल्यू 50 हो गया, s का वैल्यू कितना हो गया, 50 हो गया। अब किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग t का वैल्यू निकाल लेंगे। भैया इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए ना, पुट करते हैं, ठीक। यहाँ देखो मन लग रहा है भैया जी, मन तो लग रहा है लेकिन समझ में ना आ रहा ऐसा क्वेश्चन ही है, मैं क्या करूँ। हाँ इक्वेशन फर्स्ट में s = 50 रखने पर, ऐसा इक्वेशन यही है, मतलब ऐसा क्वेश्चन यही है, इतना मतलब खतरनाक क्वेश्चन, मैं क्या करूँ, मैं तो चाहता हूँ इसको आसानी से, जितना हो सके उतना आसानी से आपको बताऊँ। s का मान 50 रखने पर, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन फर्स्ट पुट किए, जहाँ s दिख रहा है वहां पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 50 पुट करेंगे। चलो आप पूरा पुट करोगे 50 और यहाँ से t का वैल्यू निकालोगे जल्दी से, s का वैल्यू यहाँ 50 पुट करो और t का वैल्यू निकालो, वीडियो रोक करके निकालो ना, निकल गया, बिल्कुल निकल गया होगा। यहाँ ध्यान दोगे, क्या करेंगे समझो, s का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर रहे हैं भैया जी, s का वैल्यू 50 पुट कर रहे हैं और हम लोग t का वैल्यू निकालेंगे, तो निकालते हैं। यहाँ से 50 गुना 2 100, 100 को बराबर उस तरफ भेजेंगे, 120 हो जाएगा। हाँ जी, तो -100 + 10t = 20 हो गया। यहाँ से 10t अकेला किए, इस -100 को बराबर किस तरफ भेजेंगे, तो आपका 120 हो गया। यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा, 120 में 10 से डिवाइड किए, हम लोग का सिंपल सा t बराबर 12 निकल गया, ठीक है, 12 निकल गया t का वैल्यू, ठीक। s का वैल्यू क्या निकला, 50 निकल गया, ठीक। बस हम लोग को दूरी निकालना है, तो देखो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर d, d कितना माने है, d मेरा st के बराबर है, s कितना है, s यहाँ पुट करो 50, t पुट करो 12, d निकाल। अब तो निकाल भी लियोगे आप, मेरा कितना है 50 गुना 12, मेरा हो गया 600 किलोमीटर। बहुत ही आसान था, आपका बन गया होगा यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए गति से आगे बढ़ेंगे। था ना आसान, बिल्कुल आसान होगा। चलो हम लोग अब सेकंड नंबर क्वेश्चन अच्छे तरीके से देखो, लेकिन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग बेलन के बारे में पूरा कुछ जानेंगे, ठीक है। जैसा कि हम बोले थे, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए छोड़े थे, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीबोगरीब क्वेश्चन था, आता बहुत कम है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा बताने में समय भी लगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा भी तो आप बना सकते हो एग्जाम में। लेकिन ऐसा क्वेश्चन इतना भी आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहने वाला, इससे इजी क्वेश्चन रहेगा कि आपको जो है ये क्वेश्चन कैसा रहेगा वो बताते हैं। यहाँ पर जो आपको समय दिया हुआ है, ये समय दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे हम बोले 5 घंटा लगता है, 6 घंटा लगता है, ऐसा नहीं कि 5 घंटा अधिक लगता है 6 घंटा कम लगता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम दिखता है हमको। आपको दिखेगा यहाँ पे समय जो है 3 घंटा है, समय 5 घंटा है, इस प्रकार क्वेश्चन आपको दिखने वाला। अच्छा भैया ठीक है, समझ क्या कर रहे हैं, समझना है आपको, समझना भी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। ला 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 एक चीज बोलना था, अच्छा छोड़ो कल ही बोलेंगे, कल ही बताएंगे। भैया जी यूं आधी बात ना बोल करके चुप मत हुआ कीजिए। सोच रहे हैं क्या,
अभी जो साइंस था ना आपका, साइंस कल बताएं। एक काम क्या करो ना आप, क्या क्वेश्चन जितना हो सके ना 15 20 30 क्वेश्चन सब भेज दिया करो। किसी एक दिन होगा सारा, मतलब 3 4 वीडियो एक साथ ही कर देंगे, कैसा रहेगा। अभी हमको इसे क्लास अभी 8 क्लास 8 को पढ़ाना है अभी, कोई नहीं, जिस दिन उसको छुट्टी रहेगा उस दिन सिर्फ आपको ही पढ़ाएंगे। ऐसा तो दिन आएगा ही आएगा ना, ऐसा पक्का दिन आएगा जिस दिन वो क्लास नहीं करेगा तो आपको पढ़ा देंगे। तो उस दिन का हम इंतजार करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम मेरे पास रहेगा, जैसे आप 5 क्वेश्चन ही भेजो, एक दिन क्लास होगा। लेकिन अभी सिर्फ मैथ पढ़ा देते हैं अभी आपको, फिर आप एक साथ 25 30 क्वेश्चन मेरे पास स्टॉक में जमा कर देना। हाँ, उतना क्वेश्चन भैया नहीं आता, ठीक है, ऐसा किया करो आप। व्हाट्सअप है ना, व्हाट्सअप भेज दिया करो। यहाँ देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे ध्यानपूर्वक। इसको देखने से पहले हम लोग बेलन को समझेंगे। वैसे आप पूछे हो बेलन और शंकु दोनों पूछे हो ना, अभी दोनों देख लेते हैं। वैसे हम बेलन को लिए, भैया जी बेलन ले लिए। अब बेलन को समझाने के लिए हम चलते हैं बेलन के पास। कहीं है बेलन क्या, कुछ दिख जाए? हाँ बेलन है, बेलन है, बेलन है। ये ग्लास है बेलन के रूप में। भैया जी ग्लास बेलन के रूप में है? बिल्कुल, ग्लास हमारा बेलन के रूप में। पानी घटाया जाए। यहाँ देखो, जब भी हम लोग बेलन की बात करेंगे, जो इसके चारों बगल दिख रहा है, इसका प्यारा सा नाम है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। ये जो चारों बगल घुमा हुआ है, इसको हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे, ठीक है। हाँ जी, जो पैंदी दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं आधार का क्षेत्रफल। ये आधार है। क्या है? आधार। आज भर काम चलाओ इस मार्कर से, कल नया मार्कर लेके आएंगे, बहुत मोटा हो रहा है इसलिए मार्कर ना। चलो कोई नहीं। अगर हम बोले इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पे 2 वर्ड, बस 2-3 बातें जो ध्यान में रखना है। एक होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि आपको समझना है क्या होता। फिर होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, उसको समझना है बस। और एक यहाँ पर जो सर्कल है, ये सर्कल दिख रहा ना, इसमें सेंटर से, ये सेंटर से अगर इस सर्कमफेरेंस अर्थात सेंटर से परिधि तक को मिलाएंगे, केंद्र से परिधि तक को मिलाएंगे, वो हमारा त्रिज्या होता है। अर्थात यहाँ केंद्र है, केंद्र से हम परिधि तक जाएंगे, ये हमारा त्रिज्या कहलाएगा, जिसको हम स्मॉल r से दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा त्रिज्या हो गया। ये बीच वाला पूरा का पूरा एरिया मेरा आधार हो गया। हाँ भैया, अब यहाँ पर ये समझना है, अगर हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे और ये हाइट, जिसको हम लोग स्मॉल h से दिखाते हैं, ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे? सिंपल सा, आपको एक काम करना है, इस r और h को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। r और h को मल्टीप्लाई किए, इसमें आपको सिंपल सा 2 पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 पाई RH। ये आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अगर इस चारों बगल का आपको सिंपल सा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो आपको 2 पाई RH ये फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। वैसे फॉर्मूला कैसे आया इसका भी हम बता सकते हैं। सिंपल सा इस ग्लास को यहाँ बीच बीच फाड़ोगे, ये आपका फैल जाएगा, कुछ इस प्रकार में कुछ फैल जाएगा, ठीक, सीधा सीधा फैलेगा, टेढ़ा हम बना दिए हैं, ये कुछ इस प्रकार में ये फैल जाएगा, बीच से हम काट देंगे इसको। तो जब ये पूरा इस प्रकार फैल जाएगा, सिर्फ ये भाग, ये पैंदी अगर नहीं है तो, ये पैंदी अगर यहाँ पे भी नहीं है तो, सिर्फ ये ग्लास का सिर्फ चारों बगल भाग रहेगा, बीच से काटेंगे, ऐसे फैलाएंगे, कुछ इस प्रकार फैल जाएगा। ये आपका सर्कल का ही आपका परिधि था, जो कि फैल के आपका लेंथ बन गया। ये आपका C के बराबर होगा। हाँ भैया, C के बराबर होगा, अर्थात लेंथ जो है 2 पाई R के बराबर है। परिधि ही है ना जो लेंथ बन रहा है फैलने के बाद। हाँ भैया बिल्कुल। और ये हाइट है ना, जिसको हम स्मॉल ऐसे दिखाते हैं, हम जानते हैं इसका एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई R गुना H, 2 पाई RH हो गया। ये तो आपको समझ में आता होगा। बिल्कुल भैया समझ में आता है। अगेन इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किस प्रकार होगा, ये जान गए, 2 पाई RH पूरा ये हुआ। हाँ 2 पाई RH ये टोटल हुआ। इसमें हम लोग ये पाई R स्क्वायर और ये पाई R स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे, अर्थात 2 पाई R स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा, 2 पाई R कॉमन दिख रहा, H प्लस R, 2 पाई R इंटू H प्लस R। ये फॉर्मूला हो गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का। एक लास्ट फॉर्मूला, जानते हैं, फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना चाहिए, शंकु का, बेलन का, आपका ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है। और एक होगा आयतन का। आयतन का क्या होगा भैया जी? आयतन का आप हमसे पूछिएगा। हाँ जी, आयतन का होता है, ध्यान से समझना, आधार का क्षेत्रफल गुना हाइट। कितना हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर गुना H, कितना हो गया? पाई R स्क्वायर H। बस इतना सा ध्यान में रखना होगा। हम मानते हैं फॉर्मूला याद नहीं है, कोई बात नहीं, अभी समय अभी आपके पास है भरपूर, आप फॉर्मूले का एक कॉपी बना सकते हो। नहीं भी बनाओगे तो बोलना हमें, तो हम एक काम करेंगे, एक सेशन पूरा पूरा फॉर्मूले पे लाएंगे। जो फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही फॉर्मूला बताएंगे उसमें, ठीक है। चाहे वो पहला चैप्टर से हो, जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, या फिर हम आपको एक किताब देने वाले हैं। मेरे पास किताब है, बोलना भैया आप बोले थे किताब दे देंगे, मेरे पास एक किताब है क्लास 10th का ही, वो ले लेना, उसमें एक जैसा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, उससे ध्यान में रख लेना सब कुछ, ठीक है। ये हमको याद दिला देना आप, ओके। ये हम बेलन के बारे में जान गए, ठीक। अब शंकु के बारे में जानेंगे।
ओके, एक शंकु, एक टोपी, टोपी देखिए इस प्रकार, बर्थडे टोपी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मतलब एक टोपी जो है शंकु, इसका नाम है शंकु। क्या नाम है? शंकु, इसको हम लोग कोण कहते हैं। ठीक, इस शंकु के लिए भी आपको तीन चीज ही ध्यान में रखना है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, सी एस ए क्या होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग सी एस ए से दिखाते हैं शॉर्ट फॉर्म, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को टी एस ए से दिखाते हैं, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा ठीक है, हम हिंदी में ही लिखेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शॉर्ट फॉर्म सी एस ए है। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सी एस ए हो गया। अच्छी से लिखो, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा भैया जी, पहले ये बात सीख लो, यहां से लेके यहां तक ये आपका आर होता है, ये आपका एच होता है, ये आपका एल होता है, पहले ये दिमाग में रखना है। ठीक है, एल का मैक्सिमम फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, एल का फॉर्मूला पूछा जाएगा, ये ध्यान में रखना भैया। एल का फॉर्मूला होता है क्या है, तो देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, और ये एल मेरा जो है कर्ण है, एच मेरा लंब है, आर मेरा त्रिज्या है। हम जानते हैं कर्ण बराबर जो है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। हाँ भैया ये तो पता है, अर्थात एल स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान में रखना, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। यहाँ से हम बोल सकते हैं एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये ध्यान में रखो, ये फॉर्मूला हूबहू आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, यहाँ देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो भैया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पर है कुछ शंकु का, अच्छा शंकु ना है, चलो शंकु ना है तो क्या करें, शंकु है कहीं पर, शंकु है, हाँ शंकु है, लेकिन हम आपको वीडियो दिखाते हैं। ठीक, यहाँ से वीडियो कट करते हैं, ले चलते हैं आपको शंकु के पास। ठीक है, तुरंत चलो चलते हैं शंकु के पास, हम लोग चलते हैं शंकु के पास। यहाँ देखो ये हमारा ऊपर दिख रहा है, ऊपर प्यारा सा शंकु दिख रहा होगा, है ना, ऊपर प्यारा शंकु। उस शंकु में जो ये देखना है, ये जो आपको ये लाइन दिख रहा है, इसी को हम लोग एल कहते हैं। ये आपका हाइट हो जाएगा, और सेंटर जो आपका बीच का सेंटर होगा ना, उस सेंटर से आपका परिधि तक का दूरी त्रिज्या कहलाएगा। ये शंकु देख लो ध्यानपूर्वक भैया जी, ये शंकु तो हमारा टोपी है। अच्छा आपका टोपी है, इसको घर लेके चल जाना है। चलो हम लोग चलते हैं अपने पढ़ाई के पीछे। ठीक है, हम लोग शंकु देख लिए अच्छे तरीके से, हम लोग शंकु भी देख लिए। अब यहाँ ध्यान दो, शंकु में एक चीज जाने, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे, सिंपल सा एल आर और पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भैया पाई आर एल हो जाएगा। अगेन फिर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होगा भैया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहे हैं ना, इसमें पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे। पाई आर एल क्या है, अब हम वो लाएंगे नहीं मुकुट, देखो ये मेरा शंकु, अरे शंकु बगल में ही था, मैं दर्द हो जाता है, ये शंकु है ना, ये चारों बगल क्या है मेरा, पाई आर एल है। ठीक है, इसमें जब हम एरिया को ऐड कर देंगे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, अर्थात पाई आर एल में जब हम लोग पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो हमारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। दोनों से पाई आर कॉमन लेंगे, कितना हो गया, एल प्लस आर हुआ, तो यहाँ पे एल प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगेन इसका आयतन देख लेते हैं हम लोग, आयतन कितना होगा वो देखो, आयतन क्या हो जाएगा भैया, आयतन की बात कर रहे हैं तो सिंपल हम जानते हैं इसका आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता, उसका उसमें अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा शंकु का आयतन निकल जाएगा। ये ध्यान में रखना, अर्थात क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 हो गया। ठीक, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। तो हम लोग आगे चलते हैं, बस इसको ध्यान में रखना, भले ही समय लगा हो, अगर ये आप याद कर लोगे, ऑब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चन रहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ऑब्जेक्टिव देखोगे मेंसुरेशन का, तो आपको ढेर सारा ऑब्जेक्टिव दिखेगा इसमें से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसको बनाओगे बेहतर तरीके से, बनाना क्या है, इसको बेहतर तरीके से याद करोगे, सब कुछ समझ में आएगा। हम लोग अपने प्रश्न की हम लोग अपने प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दोगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना है। ओके, इसको मिटा दें, बिल्कुल मिटाएंगे। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझेंगे, जानेंगे क्या कहा गया है क्या नहीं कहा गया, इसको समझने वाले। ला 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 ला। उम्मीद करते सारा फॉर्मूला क्लियर करोगे अपना। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर कर लेना, सिर्फ फॉर्मूला क्लियर कर लोगे ना, 15 से 20 नंबर आपका फिक्स है एग्जाम में। ठीक, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। चाहते हो मैथ अच्छा करना, टोटल चैप्टर का फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप बोलोगे भैया हाँ फॉर्मूला हमको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर टिक लगा दीजिए, हम वो भी लगा देंगे अगर बोलोगे तो, लेकिन बोलना जरूर। हाँ कब बोलोगे, स्टार्टिंग में 7 बजे जो आते हो उसी वक्त बोलना है भैया, टिक लगा दीजिए। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ से अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। भैया हमेशा आपका तीव्र गति बहुत लेट चलता है, स्लो गाड़ी चलता है, उसको और तीव्र कीजिए। देखो यहाँ पर बोला गया है, यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन की कोई एक बेलन है, ध्यान से समझना, चित्र बना रहे हैं ध्यान से समझो क्या दिया हुआ है हमको, अगर वो समझ लोगे सिर्फ, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ बोला कोई एक लंब वृत्तीय बेलन है, लो हम एक बेलन बना लिए। ठीक, इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई के बारे में बोला गया, इसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के दोगुनी है। उसके आधार की त्रिज्या, जो आधार में त्रिज्या है आर, ये आर त्रिज्या है, इसकी दोगुनी है, अर्थात एच किसके बराबर है, 2r के बराबर है। ठीक, ओके,
यहाँ तक पढ़ो और यह पहले इसको मिलाओ अच्छे तरीके से। लिखे हो आप, एक बार लिख भी लो इसको, यहाँ से कि यहाँ तक पढ़ो, जो हम बोले वो सेम टू सेम आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो उसको मिलाओ। मिला लिए होगे, आगे बढ़ते। आगे बोला गया है एवं उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका और बोला गया इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा सी ऐसे होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको हम लोग कहते हैं क्या, सी एस ए कहते हैं, वो कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। यहाँ अगर फॉर्मूला पता होगा तो तुरंत बन जाएगा, फॉर्मूला नहीं पता होगा तो कभी ना बनेगा। तो चलो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, सिंपल सा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सी एस ए दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है। आप पहले इसका सारा फॉर्मूला लिखो तो उसके बाद हम पूछ करेंगे। जब भी आपका आएगा तत्काल एग्जाम में नहीं करना, यहाँ पर चित्र के बगल में आप टोटल फॉर्मूला लिखो, ऐसे घेर करके यहाँ सी एस ए लिखो, यहाँ टी एस ए लिखो, यहाँ वॉल्यूम लिखो, ये तीनों फॉर्मूला लिखो। चाहे मतलब हमारे प्रश्न में उपयोग हो या ना हो, आपको तीनों फॉर्मूला लिखना है। जितना फॉर्मूला लिखोगे उतना अच्छा और आपका होगा ये चैप्टर। ठीक, चलो फॉर्मूला लिख लिए होगे, बिल्कुल फॉर्मूला लिख लिए होगे। सीएसए का फॉर्मूला क्या है भैया जी, सीएसए का फॉर्मूला हमको पता है क्या है, 2 पाई आर एच है। बिल्कुल, यहाँ सीएसए की जगह पे हम लोग 2 पाई आर एच पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 2 पाई आर एच पुट करने वाले। अब यहाँ 616 का 616 सेंटीमीटर स्क्वायर छोड़ दिए। अब आप आराम से यहाँ पर, यहाँ से आप खुद बनाओगे। यहाँ एच का वैल्यू 2r दिया हुआ है ना, तो एच का वैल्यू आपको 2r पुट करना है और वहां से r को अकेला करना है। कर सकते हो, अकेला बनाओगे, प्रयास करोगे, हम आपके लिए रुके हुए। वीडियो रोक लो, ठीक, वीडियो रोक लिए होगे, प्रयास करोगे, प्रयास हो गया होगा, बिल्कुल प्रयास हुआ होगा, यहाँ ध्यान दोगे। प्रयास आपको ही करना है, चाहे आधा बने पूरा बने, जहां तक बने वहां तक प्रयास आपको करना है। ठीक है, बिल्कुल प्रयास करोगे। यहाँ देखो एच का वैल्यू हम लोग 2r पुट करेंगे, जहां एच है वहां पे 2r पुट करते हैं तो कितना हो गया भैया, 2r पुट करेंगे ना तो हम लोग का 2 to the 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा जो है इस 4 पाई को बराबर कुछ तरफ ले जाएंगे तो आर स्क्वायर अकेला हो जाएगा 616 और बटे यहाँ 4 पाई हो गया। ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करते 4 एकम 4, 2 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 154 हुआ। आर स्क्वायर इक्वल टू 154 अगुना पाई का वैल्यू 22/7 होता है, 22/7, ये 7 ऊपर चल जाएगा। अगर समझ में नहीं आता तो एक काम करोगे, 154 अगुना इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 7/22 हो जाएगा। हाँ भैया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से आपका 49 रिजल्ट हुआ। यहाँ से आर का वैल्यू निकल गया, स्क्वायर को बराबर उधर भेजेंगे तो रूट अंडर होता है। उम्मीद करते हैं आप 7 तक तो यहाँ तक तो पहुंच गए होंगे, क्योंकि आपका कैलकुलेशन अच्छा खासा है, उतना भी कमजोर कैलकुलेशन नहीं है। तो आर का वैल्यू 7 निकल गया, सब सेंटीमीटर में है ना, तो यहाँ सेंटीमीटर लगा देना है। आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर निकल गया। हमको आर निकालना है क्या, बिल्कुल आर ही निकालना है, हम लोग निकाल चुके हैं आर। ठीक, कुछ और क्वेश्चन लिखेंगे, एक शंकु वाला क्वेश्चन लिखेंगे, वो समझाएंगे। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, वो होगा लिख लेंगे फटाफट से, समझा देंगे। ठीक, कुछ क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट से। एक मेरा इच्छा था क्या, आपको आज जो है ना पॉलिनोमियल के बारे में कुछ समझाने का। तो शंकु के बारे में बता करके पॉलिनोमियल के बारे में जितना हो सकेगा शॉर्ट फॉर्म में 10-15 मिनट में सब कुछ सिखा देंगे, समझा देंगे। ठीक, बोलो भैया, ओके भैया, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल को शॉर्ट फॉर्म में शुरू से लेकर अंतिम तक समझने वाले हैं। चलो फटाफट से हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर जो है, जो शंकु का क्वेश्चन हम आपके सामने लिए हुए हैं, ये बेहद आसान क्वेश्चन है। अगर ध्यान से इसको आप पढ़ोगे ना, ये आप खुद बना सकते हो। ठीक है, एक बार प्रयास करोगे, इन प्रश्नों को एक बार लिख लो, एक बार पढ़ो, बेहतर तरीके से पढ़ो, आपको इसका रिजल्ट जो है खुद ब खुद आपके दिमाग में आ भी जाएगा भैया जी। ओके, एक बार प्रयास करोगे आप। प्रयास क्या करना, मतलब एक बार आप लिखो अच्छे तरीके से और एक बार पढ़ो। बाकी ये सोचो कि एक चित्र, मतलब आपको अभी क्या करना है, ध्यान से समझो। अभी जो है पहले नंबर प्रश्न में जो है एक बार प्रश्न को एक बार लिख लेना है। प्रश्न लिखने के बाद आपको ये समझना है हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है। समझने के लिए आपको यहाँ पर ड्रॉ बनाना है, ड्राइंग करना है यहाँ पर। ठीक है, आराम से यहाँ ड्राइंग करोगे। हाँ भैया, ड्राइंग कर लेंगे। और ड्राइंग में यहाँ पर चित्र में आप दिखाओगे हमको क्या क्या दिया हुआ है। फिर बगल में टोटल फॉर्मूला शंकु का लिखोगे, शंकु का सीएसए क्या होता, टीएसए क्या होता और वॉल्यूम क्या होता, तीनों चीज लिखोगे। और इसमें एल बराबर क्या होता है, ये 4 चीज आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है शंकु के लिए। इस 4 चीज को यहाँ पर लिखो। हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ उसको पढ़ करके इसमें खुद से दर्शाने का प्रयास करोगे। चलो, समय दिया आपको 2 मिनट का, जल्दी करो, वीडियो रोक करके लिख लो। लिख लिए होगे। अब यहाँ ध्यान दो, बोला गया एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 5 मीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ, 12 मीटर। त्रिज्या दिया हुआ है 5 मीटर, ऊंचाई दिया हुआ 12 मीटर, 12 मीटर। ठीक,
तो हमको इसका आयतन और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और टीएसए का फॉर्मूला बोलोगे आप मेरे साथ, बोलोगे भैया पाई आर इंटू एल प्लस, ये एल क्या बोल रहे भैया, पाई एच इंटू एल प्लस आर होता है ना, पाई आर इंटू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। ठीक, देख रहे हो कभी कभी क्या क्या होता है। इसलिए बोलते हैं फॉर्मूला को याद मत करो, फॉर्मूला को समझो। अगर हम फॉर्मूले को नहीं समझे होते या हम फंस जाते ना, तो फॉर्मूले को समझना है, याद नहीं करना है फॉर्मूले को। ठीक है, कैसे फॉर्मूला बन रहा है उसको समझना है। यहाँ देखो पाई आर इंटू एल प्लस आर, भैया जी ये नाटक तो नहीं कर रहे आप मेरे सामने, फॉर्मूला समझवाने के लिए। यहाँ देखो सीएसए का पाई आर एल होता है। ओके ओके ओके, हमको टीएसए निकालना है और क्या निकालना है, शंकु का आयतन निकालना है। शंकु के आयतन को निकालने के लिए हमको आर और एच चाहिए, आर और एच दिया हुआ है। शंकु के टीएसए को निकालने के लिए हमको आर और एल चाहिए। भैया जी आर और एल में से एल नहीं दिया हुआ है, हमें पता है एल नहीं दिया हुआ है, तो एल निकालना है ना, तो एल पहले आप निकालोगे। आपका पहला काम है इस क्वेश्चन में एल निकालना। एल निकालने के बाद सिंपल था, सबका फॉर्मूला पुट करके सबका वैल्यू निकाल लेना है। तो एल निकालते हैं, एल कितना हो जाएगा, 13 मीटर हो जाएगा। भैया जी ये कैसे बता दिए, हम लोग ये पढ़े हुए। ठीक है, कैसे पढ़े हुए, पाइथागोरस हम लोग आपको नहीं पढ़ाए थे, हम नहीं पढ़ाए आपको, लेकिन आप पढ़ोगे कि ट्रिक होता है पाइथागोरस ट्रिक, 3-3 नंबर का पेयर मतलब बनता है, ग्रुप बनता है, उसमें से 5, 12 और 13 बनता है। हम निकाल देते हैं एल का वैल्यू। एल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अगर एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू हम लोग का है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 144 प्लस 25 हम लोग का 169 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 13 निकल जाएगा, 13 मीटर। ठीक है, जैसे ही निकल गया हम लोग शंकु का आयतन और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये निकाल सकते हैं। सो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और शंकु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, शंकु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। दोनों में सबका वैल्यू पुट करेंगे और बनाएंगे इसको, आप खुद बनाओगे इसको। अब यहाँ से हम बहुपद के बारे में थोड़ा सा 10 मिनट का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तैयार हो, बिल्कुल आप तैयार होगे, चलो यहाँ ध्यान दोगे। और सिर्फ हम लोग बहुपद के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा चीज हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, सिर्फ वो बात करेंगे और कुछ बात नहीं होगा। ठीक है, आएगा भैया बहुपद पढ़ने में तो आनंद आएगा, आनंद तो आएगा ही आएगा। ला 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 ला, जल्दी मिट जा, मिटाने में बहुत टाइम लगता है, ठंडी के समय में मिटाने में समय लगता है, एडहेसिव फोर्स लगता है इसमें ना। भैया जी फिजिक्स पढ़ाइए ना, केमिस्ट्री पढ़ाइए ना। अच्छा ठीक है पढ़ाएंगे, आप ढेर सारा क्वेश्चन लिख के दे देना, एक दिन 3-4 क्लास कर देंगे। ओके ठीक है, याद है। अच्छा उठाते हैं, यहाँ ध्यान दो। अभी सोच रहे हैं क्या, अभी हम लोग बहुपद के बारे में जो जरूरी है, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वो बता दें। और साइंस में जो है ना, एक चैप्टर है विद्युत चैप्टर आपका, थोड़ा उससे रिलेटेड जो जो आपको ध्यान में रखना है सिर्फ वो बता देते हैं। हल्का समय लगेगा, क्लास आपका 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है, उसके लिए घबराना मत। ठीक है, हल्का हल्का उसके सब के बारे में सीख लो। और बाकी और अच्छी बात है, हम लोग बाकी और भी सीखते रहेंगे। फिर इसके बाद जो क्लास करेंगे थोड़ा हम लोग आपको अम्ल और क्षार के बारे में बता देंगे। फिर आपको जो जितना भी चैप्टर है साइंस का, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत बता देने वाले। समय कम है और बताने के लिए बहुत ज़्यादा है, तो जो जरूरी है हम वो बता देते हैं आपको। ठीक है, ध्यान दो। पहले हम बहुपद की बात करेंगे, पॉलिनोमियल की बात करेंगे। बहुपद जब भी बोलेंगे ना, इसमें आपको ध्यान में रखना है, पहला चीज जो ध्यान में रखना होगा कि बहुपद को पहचानना सीखना है, कि हम बहुपद का पहचान किस प्रकार करें वो सीखना है पहले। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि हाँ बताइए 6x², यहाँ पर 6/x, 2x क्यूब, 3x + 1, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। इस चारों में बताना है कौन बहुपद नहीं है, तो कैसे जानोगे आप? तो सिंपल सा बहुपद पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है, चर को पहचानना है। भैया जी चर का होता है, जैसे हम बोल रहे हैं, समझो ध्यान से, जैसे हम बोल रहे हैं 3x² + 1, यहाँ पर 3 क्या है भैया? 3 जो है हमारा x² का गुणांक है। ध्यान से समझो, 3 क्या है? x² का गुणांक। जो x² है ना, उसमें 3 से गुणा किया गया है, तो 3 हमारा x² का गुणांक हो गया। यहाँ x पर ये 2 है, 2 क्या है? 2 हमारा घात है। किसका घात है? x का घात है।
2 क्या है, x का घात है। ठीक है, ये 1 क्या है, 1 हमारा अचर है, कांस्टेंट है, जो बदलता नहीं है। ये x क्या है भैया, ये x जो है ये चर है, इसका मान चेंज होता है। चर मतलब चरना, कभी यहाँ चरेंगे, कभी उछल के वहां चरेंगे, कभी उधर चरेंगे। मतलब चरना मतलब अपने स्थान को परिवर्तित करना, मतलब याद रखने का तरीका सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर x का मान बदलेगा, कुछ भी हो सकता है x का मान। तो x मेरा चर है, ये कुछ वर्ड ध्यान में रखना। 3 मेरा गुणांक हुआ, 2 हमारा घात हुआ, x हमारा चर हुआ, 1 हमारा अचर हुआ। ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी आपको बहुपद का खोज करना होगा, बहुपद का पहचान करना होगा, हमेशा चर का घात देखो, चर का घात आपको देखना है। तो ठीक है, चर का घात देखेंगे। अगर चर का घात हमारा पूर्ण संख्या होगा, क्या होगा, चर का घात अगर मेरा पूर्ण संख्या होगा तो हम बोल देंगे बहुपद है। अर्थात पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ भैया, हम जानते हैं टोटल का टोटल प्राकृत संख्या, उसमें 0 लगा देंगे तो वो मेरा पूर्ण संख्या कहलाता। अगर चर का घात अगर पूर्ण संख्या हो जाए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से कोई नंबर हो जाएगा तो हम उसको बहुपद बोलेंगे। यहाँ देखो, इसमें चर कौन है भैया जी, चर x y z a b c d, ये चर होता। इसमें x मेरा चर है, x का घात क्या है 2, क्या वो इसमें आता है, हाँ ये मेरा बहुपद है। बहुत अच्छे भैया, इसमें भैया जी इसमें x कहाँ है, x नीचे में है ना, x नीचे में है ना, इसको पहले ऊपर लेके आएंगे। सोचना है, मन में सोचना है भैया जी 6/x में x को ऊपर लेके आएंगे, x के पावर मेरा -1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ 1 है ना, जब उसको ऊपर लेके आते हैं तो चिन्ह पावर में, पावर का जो सिंबल होता है, पावर का जो चिन्ह होता है, घात का जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। अगर x नीचे में है, उसको ऊपर लेके आएंगे तो घात का चिन्ह में परिवर्तन होता है। यहाँ x पे पावर मेरा -1 हो जाएगा। हम जानते हैं चर पर जो पावर होना चाहिए, चर पर जो घात होना चाहिए वो हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ चर पर घात मेरा पूर्ण संख्या नहीं है, -1 है, अर्थात ये हमारा बहुपद नहीं है। अब एक और आसान तरीका बताते हैं, वो मेरा कभी बहुपद नहीं होगा। ऐसा कोई भी फ्रैक्शन, ऐसा कोई भी रेशनल नंबर वो मेरा कभी भी बहुपद नहीं होगा जिसमें चर मेरा बटे के नीचे आता, हर में आता है। अगर चर मेरा हर में आ जाएगा, चर अगर हर में रहेगा, सिंप्लीफाई करने के बाद, सॉल्व करने के बाद अगर चर मेरा हर में रह रहा है, उसको बहुपद आप नहीं बोलोगे। ठीक है भैया, किसको किसको बहुपद नहीं बोलेंगे, अगर चर मेरा हर में है तो बहुपद नहीं बोलेंगे। अगर चर पर घात मेरा ध्यान से समझना, अगर चर पर घात मेरा पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो उसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल बोलते हैं 2/x, इसमें x नीचे में है, ये मेरा बहुपद नहीं है। ठीक, x के पावर -3, चर का घात मेरा -3 मेरा पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ये होता, माइनस वाला पूर्ण संख्या नहीं होता, अर्थात ये भी मेरा बहुपद नहीं है। ठीक है, जैसे हम बोले 2x² बोले, तुरंत आप बोलोगे भैया चर में x आ रहा है, ये बहुपद नहीं होगा। वहीं पर आप सबसे बड़ा गलती करने वाले हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले हम बोले थे सॉल्व करने के बाद चर का घात, मतलब हर में चर नहीं होना चाहिए। ये सॉल्व होने के बाद हर में चर नहीं चाहिए। सॉल्व करो पहले, इस x से ये x कैंसिल आउट हुआ। अब देखो क्या हर में कहीं चर है, नहीं है ना। अब हम चर कौन सा मेरा, ये x मेरा चर है, हाँ भैया x का घात क्या है 1 है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पूर्ण संख्या 1 है, अर्थात ये जो है हमारा बहुपद है। क्वेश्चन कौन कौन सा रिपीटेड होता है वो बताते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन से पूछा जाता है कि बताओ 3 हमारा बहुपद है कि नहीं है, 1/√x बहुपद है या नहीं है। ये सब क्वेश्चन अक्सर देखिए रिपीट करते हुए। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि x/√x बताओ ये मेरा बहुपद है या नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हम काफी बार देखे, पूछा गया। बनाओगे तो बताओ इसमें कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। प्रयास करोगे तो, समय दिए आप 2 मिनट का समय यहाँ लो। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बना लोगे 1 नंबर फिक्स है आपका। चलो प्रयास करो आप। उम्मीद करते हैं वीडियो रोक के आप प्रयास किए होगे। देखो यहाँ पर अब यहाँ आप चर खोज रहे हो, ये चर तो है ही नहीं। सुनो, कोई भी नंबर लेते हैं ना, उसमें प्लस छिपा हुआ होता, हाँ भैया जी। इसमें डेसिमल छिपा हुआ होता, हाँ भैया जी। इसमें नीचे बटे 1 छिपा होता, बिल्कुल भैया जी। अब यहाँ पर एक चीज और छिपा हुआ है, 3 है, यहाँ पर x पावर 0 छिपा हुआ है। मैथ है क्या छिपा गेम है, इतना हाइड एंड सीक का गेम चला था यहाँ पे भैया जी। हमें मैथ पसंद ना है इसलिए याद देखो यहाँ पर x पावर 0 हो गया। किसी पर भी पावर 0 रहेगा, किसी पर भी पावर 0 रहेगा, उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। अर्थात यहाँ पर 3 था, 3 में गुना 1 कर सकते हैं। इस 1 की जगह पर हम लोग x पे पावर 0 लिखे। समझ में आया क्यों छिपा हुआ था x पे पावर 0? समझ में आया होगा आपको। अर्थात यहाँ पर चर का घात मेरा पूर्ण संख्या है, अर्थात ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। यहाँ देखते हैं सिंप्लीफाई होगा क्या? नहीं, सिंप्लीफाई नहीं होगा। x का घात कितना है भैया जी? क्यों घात देख रहे हैं? x नीचे में हर में है x, ये मेरा बहुपद नहीं होगा। वाह, आप तो समझदार हो गए हो। ये बहुपद नहीं होगा। ठीक,
यहाँ देखते हैं एक्स बाय रूट एक्स, क्या ये सिंप्लीफाई होगा? भैया जी सिंप्लीफाई की बात करते हैं, हाँ सिंप्लीफाई होगा। कैसे होगा वो जानो। यहाँ एक्स पावर में ध्यान देना है, पहले सबका घात लिखो। यहाँ घात कितना छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है। यहाँ एक्स पर घात कितना है भैया? रूट है ना, रूट का मतलब होता है घात 1/2 होना। यहाँ 1/2 है। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो बेस समान है, पावर घट जाएगा, पावर घट गया, मेरा एक्स पे पावर मेरा 1/2 हो जाएगा। ये मेरा पूर्ण संख्या नहीं है, ये मेरा बहुपद नहीं होगा। एक और तरीका सॉल्व करने का, वहाँ सॉल्व नहीं करना होता है, सिंपल से सिर्फ टिक लगाना होता है। मतलब टिक लगाओगे बहुपद है या नहीं है, ठीक। जैसे मान लो एक्स बटे रूट एक्स है, इसको और सॉल्व करने का तरीका सीख लो। एक्स को हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स गुना रूट एक्स, बिल्कुल भैया। नीचे में रूट एक्स पहले से था, इसको घटाएं, इसको घटाएं, कटने के बाद मेरा सिर्फ और सिर्फ रूट एक्स बचा। यहाँ हम बोल सकते हैं क्या ये रूट एक्स हमारा जो है, ये रूट एक्स जो हमारा है ये बहुपद नहीं है, बिकॉज रूट एक्स का मतलब एक्स पर पावर मेरा 1/2 हो रहा है, पूर्ण संख्या पावर में नहीं आ रहा। तो हम पहचानने सीख गए हैं बहुपद को, ठीक है। पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहाँ के समय ज़्यादा हो रहा है क्या? ठीक, कोई बात नहीं, समय ज़्यादा हो रहा है। बहुपद को पहचानने सीख गए, पहचान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुपद का। अगर बहुपद जब पहचानने सीख जाओगे उसके बाद जो आपके सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि बहुपद का आपस में जोड़ घटाव गुना भाग। इस जोड़ घटाव गुना भाग में से भाग आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत 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 ज़्यादा भाग पूछा जाता है, ये समझ के चलना, ठीक है। भाग आपसे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाएगा, ओके। हाँ भैया ये तो समझ गए कि भाग हमसे बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। अर्थात फिर सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है, जो बहुपद आप जाने हो, इस बहुपद का आपस में जोड़ घटाव गुना भाग करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भाग होगा। किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा? x+1 में भाग करो x² + 2x+6, इस प्रकार का भाग आपको आना चाहिए। सिंपल सा दे देगा भाग करने के लिए, px gx है, gx से px में भाग कीजिए, ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमम रहता है। उसके बाद आपका जो है कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, इसका डिवीजन एल्गोरिथम, भाज्य मतलब भाग का नियम पढ़े हो ना, क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। हाँ भैया, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। आपको जो है इस 4 में से कोई 3 चीज दिया हुआ रहेगा, चौथा चीज निकालने के लिए कहा जाएगा। ऐसा ही प्रश्न आपको दिख सकता है, भाजक भागफल शेषफल दिया हुआ है, भाज्य निकालिए, सबका वैल्यू पुट करोगे निकाल लोगे, या फिर भाग देके भी आप निकाल नहीं सकते हो, इसी तरह निकालना है आपको, ठीक है, आसान रहेगा आपके लिए। फिर चौथा चीज जो आपको इसमें ध्यान में रखना होता है, यहाँ से अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा सबका सामान्य रूप देखना कि बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, ठीक है। बहुपद का सामान्य रूप क्या हुआ, बहुपद का सामान्य रूप देख लो, सीख लो। सामान्य रूप वैसे जानते हैं बहुपद 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है जी? बहुपद बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इसमें से द्विघात बहुपद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी से प्रश्न बनता है द्विघात बहुपद से, रैखिक बहुपद से, मतलब रैखिक बहुपद से क्वेश्चन बहुत कम, जो क्वेश्चन बनता है आपका द्विघात बहुपद से क्वेश्चन पूछा जाता है। द्विघात बहुपद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है, रखना है, रखना है, ओके। फिर त्रिघात बहुपद से क्वेश्चन बहुत कम दिखा जाता, और रैखिक बहुपद से क्वेश्चन रहता है कि वो भी कम ही रहता है, लेकिन द्विघात बहुपद से अक्सर आपको क्वेश्चन दिखेगा, दिखेगा तो दिखेगा। रैखिक बहुपद अभी जो हम समझाएंगे उसमें द्विघात बहुपद कुछ विशेष रूप से आप ध्यान दोगे, ठीक है। हम जानते हैं, और ये बहुपद का जनरल फॉर्म, ये बहुत बार देखे क्वेश्चन पूछा हुआ कि बहुपद का जो है जनरल फॉर्म क्या ही होता है। क्या बोल रहे थे? इसमें से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सिंपल सा बहुपद का जनरल फॉर्म होता है a1x0 प्लस a2x1 प्लस a3x2 प्लस डॉट 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 प्लस an x पावर n-1। ये है बहुपद का जनरल फॉर्म। ये याद कैसे रखेंगे? ये सिंपल सा तरीका है, आपको याद रखने का तरीका सिखाते हैं, सीख लो। याद रखने का तरीका सीखना है, पहला काम क्या करना है, a1 प्लस a2 प्लस a3, ऐसे करते करते जो है आप पहले an तक लिख लोगे, ठीक है। an तक लिख लिए, ठीक है भैया। फिर हमको क्या करना है, इसमें x पे पावर 0 लगाओ, x पे पावर मेरा 1 लगाओ, फिर x पे पावर 2 लगाओ, इसी तरह x पे पावर n-1, इसी से एक कम लगना है, 2 से एक कम 1, 3 से एक कम 2, n से एक कम n-1। अब आप सोचो भैया इसका उपयोग कहाँ होता? इसका उपयोग जब हम लोग रैखिक बहुपद बोलेंगे तो ये 2 टर्म को लेंगे, ठीक है। जब द्विघात बहुपद बोलेंगे तो हम 3 टर्म को लेंगे। यहाँ से देखना कैसे, रैखिक बहुपद बोल रहे हैं तो रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या हो जाएगा भैया? रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्म ये हो जाएगा, क्या होगा, ax प्लस b, ठीक है। यहाँ पर x पे पावर 0 छिपा हुआ है,
यहाँ x पे पावर 1, यहाँ पर भी x पे पावर 1 हो गया। a2 को a लिख लिया, यहाँ पर x पे पावर 0 यहाँ पर भी है, a1 को b लिख लिया। ठीक है, अर्थात रैखिक बहुपद का सामान्य रूप हो गया ax प्लस बी। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप यहाँ से यहाँ तक पीछे से लिखेंगे, a3x² तो ax², a2x तो यहाँ bx, a1 है इसको c मान लो। ठीक है, आप a1 a2 a3 भी बोल सकते हो, लेकिन उससे बेहतर है abc बोला करो। ठीक, अगर यहाँ पर त्रिघात बहुपद हमको x³ तक जाना है तो क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हो गया। इसमें से ये आपसे पूछा जाता है द्विघात बहुपद का, और द्विघात बहुपद में भी आपसे जीरोज पूछा जाएगा, शून्यक पूछा जाएगा। तो पहली बात, अगर बोला जाए रैखिक बहुपद का शून्यक के बारे में बात किया जाए, शून्यक के बारे में, तो इसका सिर्फ और सिर्फ अल्फा एक ही शून्यक होता है। इसका कितना शून्यक होता है, एक ही शून्यक होता है। द्विघात बहुपद का शून्यक के बारे में पूछा जाएगा तो इसका जो है दो शून्यक होता है, जितना मैक्सिमम पावर उतना शून्यक, ये हम इससे पहले भी सीखा है। तो द्विघात बहुपद का दो शून्यक हो जाएगा। शून्यक का नाम क्या क्या है, यदि शून्यक का नाम, एक हो गया आपका अल्फा, एक हो गया आपका बीटा। इसी में आप पढ़े होंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है मेरा -b/a होता, अल्फा इंटू बीटा बराबर मेरा -c/a होता। ठीक, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। नहीं, अगेन फिर हम त्रिघात बहुपद की बात करेंगे। त्रिघात बहुपद का शून्यक कितना होता, त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होता है। कितना, शून्यक 3 होगा। कौन कौन सा, एक अल्फा बीटा, इसे क्वेश्चन नहीं रहता है। ठीक है, फिर भी बता देते हैं। मेन ये याद कर लेना, इसे क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा रहना तय है क्वेश्चन। ये फिक्स है क्वेश्चन कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसे क्वेश्चन रहना तय है। ये जनरल फॉर्म से क्वेश्चन रहेगा, फिर आपका यह बहुपद का पहचान से क्वेश्चन रहेगा, भाग वाले से क्वेश्चन रहेगा। जितना हम बोले उसमें से क्वेश्चन लिखे पहले से कि हाँ इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस आपको उस पर प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेना है, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेना है। अगर समझ में नहीं आता तो पूछना है, हाँ भैया यहाँ से ये समस्या है, यहाँ पर ये दिक्कत हो रहा है। ठीक, अगर फिर यहाँ पर ये प्रश्न नहीं पूछा जाता, फिर हम बताते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। ये ध्यान में रखना। ऐसे जो हम बोले सिर्फ द्विघात बहुपद ध्यान में रखो, इसका सामान्य रूप ध्यान में रखो, इस सब का सामान्य रूप तो ध्यान में ही रहेगा, पहचानने सीख जाओ। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद कुछ फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फिर आपका -4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका उपयोग होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इस पर आधारित कुछ प्रश्न आप पर रहने वाला है जहां पर यह फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ये समझना। फिर बाकी तो कुछ फॉर्मूला जानते ही हो, होल स्क्वायर का, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का, लेकिन इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन रहना तय है। अगर अधिक समय हो गया तो आपको बताना है भैया अधिक समय हो गया। अगर चाहते हो यहाँ से 15 मिनट और पढ़ना तो जरूर हम साइंस से पढ़ाएंगे 15 मिनट, पढ़ाते साइंस से 15 मिनट कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, विद्युत चैप्टर, विद्युत और चुंबकत्व चैप्टर जो है, उसमें विद्युत के बारे में सिर्फ बताएंगे अभी आपको। ठीक है, 15 मिनट के लिए ध्यान दो आप। ओके, 15 मिनट और क्लास है, उसमें जान लो क्या क्या जरूरी है आपके लिए और इसको बेहतर तरीके से समझना है। ओके, यहाँ इसको मिटा दें, बिल्कुल मिटाएंगे, मिटाते हैं। ला 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 ला। और क्वेश्चन आंसर तो ध्यान में रखना ही रखना। इसका एक चीज नहीं लिखे हम लोग, द्विघात बहुपद का समीकरण लिख लो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये आपको द्विघात बहुपद का समीकरण हो गया। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे। ओके, यहाँ ध्यान दो। अब हम लोग जो है आज भले ही आज क्लास आपका 1.5 घंटे का हो जाएगा, लेकिन घबराना मत, क्लास को कंप्लीट कर लेना है आपको। ये अलग ही कर देते हैं, यहाँ से आपका साइंस अलग ही कर देते हैं। ठीक है, साइंस अलग ही कर देते हैं। आराम से आप जब आपको निश्चिंत होगा वो अलग से क्लास कर लोगे। ठीक है, चल आज इतना ही रखते हैं, बाकी आपका साइंस क्लास अलग कर देते हैं। सिर्फ उसमें हम विद्युत के बारे में बताएंगे, धारा के बारे में बताना है। यहाँ ध्यान दोगे अच्छे तरीके से।